गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, रीट की परीक्षा हो चुकी है, तीनों ही परीक्षा हो चुकी है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो शिक्षण विधियों से आपसे पूछे गए हैं, इस साल थोड़ा सा सिनेरियो थोड़ा सा गड़बड़ रहा है। उसमें यह है कि कुछ सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और कुछ को थोड़ी सी कम दी गई है। बट लेकिन हमने जिन जिन टॉपिक्स को आपको पढ़ाया था, जहाँ से आपको डिटेल में कराया था, वहाँ से आपके लिए सारे क्वेश्चंस आपको मिले हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, मॉन्टेसरी विधि से क्वेश्चन आया। मारिया मॉन्टेसरी के बारे में हमने सभी को बताया था आपको, मारिया मॉन्टेसरी ने क्या है। यहाँ तक कि हमने यही बताया था कि LSRW के कंसेप्ट के बारे में मारिया मॉन्टेसरी क्या कहती है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिला। खेल विधि के जनक कौन है, कार्ल कुक, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिला। मापन एवं मूल्यांकन और आकलन, मापन मूल्यांकन आकलन, मैंने मापन मूल्यांकन को इतने डिटेल से विद्यार्थियों के लिए कराया था कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे बनेगा तो मैंने कहा था कि यहाँ से आपसे गलत नहीं होगा। मैंने इसके लिए एक वीडियो नहीं, कम से कम 2 से 3 वीडियो डाली थी, क्योंकि ये मूल्यांकन जो टॉपिक था थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, क्योंकि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही इसमें विधियाँ होती हैं। इसीलिए मैंने बड़े डिटेल से कराया था। देखो, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिला, आपको आकलन से मिला। मैंने बताया था कि मूल्यांकन से पहले की जो समस्त क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, आकलन कहलाती है। और इसी प्रकार से आपको आकलन से क्वेश्चन भी यहाँ से मिला। उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण कब तक किया जाना चाहिए, इससे क्वेश्चन मिला। तो उपचारात्मक शिक्षण के बारे में मैंने आपको बताया था 2 प्रकार, जब पहले होता है उपलब्धि, फिर होता है निदान, उसके बाद होता है उपचार। उपचारात्मक शिक्षण के बारे में मैंने आपको अंतर लिखाया था उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक में, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने आपको बताया था कि एक तो है इनमें से कि जिसमें आपको मार्किंग दी जाती है, एक ऐसा है जिसमें आपको मार्किंग नहीं दी जाती है। तो जब तक विद्यार्थी उस चीज़ को सीख ना जाए, समझ ना जाए, जब तक इसके ऊपर शिक्षण चलता ही रहता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन था। LSRW से क्वेश्चन आया कि LSRW में सबसे अंतिम चरण कौन सा होता है। तो सबको सीधी सी बात है, W इसमें क्या होगा, अंतिम होगा। और देखो, एक क्वेश्चन मैंने आपको योजना का टॉपिक कराया था, तो मैंने आपको स्पेशली मेंशन करके कहा था कि आप ऐसा ना करें कि बहुत पुरानी योजनाएं जो चल रही हैं, 1990 से लेकर की योजनाएं चल रही हैं और तुम 2025 तक उनकी योजनाओं को कवर करोगे। मैंने इसकी बिल्कुल ही मना की थी। मेरी आप योजना वाली वीडियो देखना, मैंने आपके लिए 6 से 7 योजनाएं बताई थी, उनमें इंपॉर्टेंट लगाया था, मोस्ट लगाया था कि देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये जो योजना है ये रनिंग में चल रही है स्कूल्स के अंदर। और पन्याधाय योजना मैंने इसीलिए इंपॉर्टेंट बताई थी, मोस्ट लगा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा हुआ है इस पर, क्योंकि इस योजना का नाम पहले बाल गोपाल योजना था। क्या था, बाल गोपाल योजना करके था। मैंने आपसे बोला भी था कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि एक तो पन्नाधाय खुद राजस्थान से है, ठीक है, और इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है जो आज तक ना तो कोई महिला कर पाई और ना ही भविष्य में ऐसा है कि शायद कोई कर पाएगी। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैं आपको बताया था यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। खोज विधि या अन्वेषण विधि, यहाँ से क्वेश्चन बना आपके साइंस के अंदर। मैंने आपको बताया कि खोज विधि के जनक और के ह्यूरिस्टिक थे, ह्यूरिस्टिक मेथड था या अन्वेषण विधि थी। हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग करके इसके क्या है, जनक है। यहाँ से क्वेश्चन बना था। पद्य के शिक्षण की कौन सी विधियाँ नहीं है, मैंने आपको डिटेल से गद्य शिक्षण की विधियाँ, पद शिक्षण की विधियाँ, व्याकरण के शिक्षण की विधियाँ विद डिटेल्स कराई थी, 1 by 1 करके मतलब आपको कराया था। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिला है। हिंदी के शिक्षण की मैंने यहाँ तक की एक प्लेलिस्ट भी बना दी थी कि आप यहाँ से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ब्लूम की टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन बने, मैंने आपको बताया था ब्लूम की टैक्सोनॉमी से हर बार क्वेश्चन बनते हैं और इस साल भी क्वेश्चन बनेंगे। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आया। हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली थी, और ये था हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली का विस्तार किसने किया। तो मैंने बताया था कि जो जिल्लर नाम का व्यक्ति था उसने क्या किया था, जो स्पष्टता वाला पद था, स्पष्टता वाले पद को प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण में तोड़ने का काम किया था। स्पष्टता जो पद था उसको प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण में तोड़ने का काम किया था, वो किसने किया था, जिल्लर ने किया था। और एक और व्यक्ति था रायन ने उद्देश्य प्रस्ताव जोड़ने की बात कही थी। तो ये मैंने आपके लिए विस्तार पूरा कराया था, क्योंकि शिक्षण विधियों के अंतर्गत लोग क्या करते हैं कि केवल विधियों को कराते हैं, आगमन निगमन विश्लेषण संश्लेषण और ये विधि वो विधि, जबकि ये जो टॉपिक है ये आपके किससे रिलेटेड रहते हैं, शिक्षण विधियों से रिलेटेड रहते हैं, ये भी कराए जाने चाहिए। उसके बाद अभिकृत अन्वेषण से क्वेश्चन आया। प्रोग्राम लर्निंग क्या होती है, किस प्रकार से, मैंने आपको बताया था ये रेखीय है, साखी है और मैथमेटिक्स है, तीनों प्रकार का अभिकृत अन्वेषण होता है। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बना है। आकलन से क्वेश्चन बना है। बच्चे का के व्यवहार कौन सी विधि अप्लाई होगी, ये क्वेश्चन बना है। तो मैंने आपको ये मूल्यांकन से क्वेश्चन है। मैंने इस विधि को मूल्यांकन में बताया था कि जब बच्चे का मूल्यांकन किया जाए तो कौन सी विधि अप्लाई होनी चाहिए। तो मैंने बताया था कि देखो, बच्चे के ऊपर लिखित परीक्षा हो नहीं सकती, बच्चे का आप इंटरव्यू ले नहीं सकते, इसीलिए
बच्चे के ऊपर एक विधि अप्लाई हो सकती है, वो कौन सी हो सकती है? निरीक्षण विधि। विद लॉजिक विद आंसर मैंने आपको बताया था और क्लियरिफाई किया था कि यही विधि क्यों अप्लाई होगी। आप देखना मेरी उन वीडियो को जाकर के, वहां पे सब कुछ मैंने इसी तरीके से बताया था। करके सीखने का सिद्धांत ये इतनी बार बोला है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। मैंने आपको शिक्षण के सूत्र एवं सिद्धांत कराए थे, अलग से टॉपिक, शिक्षण के सूत्र एवं सिद्धांत। वहां से मैंने आपको बताया था कि विद्यार्थी को कर्मेंद्रियों के द्वारा सिखाया जाना चाहिए, करके सीखने के आधार पर सिखाया जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, साइकोलॉजी इस साल थोड़ी सी टफ आई है। साइकोलॉजी के बारे में ये था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो, या तो साइकोलॉजी का यदि फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो उसको सभी स्टूडेंट करके आते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होती है। और दूसरी बात, यह साइकोलॉजी का आपसे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो देखो, साइकोलॉजी की जो परिभाषा है या जो भाषा है इतनी क्लिष्ट बन जाती है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में कि उसको समझना बियॉन्ड ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बियॉन्ड ऑफ माइंड हो जाता है, वो मतलब अच्छे से अटेंड नहीं हो पाता। ठीक है, तो थोड़ा सा ये टफ आई है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि सर क्या इस साल इसमें हम देखें जाए तो सरकार समायोजन करेगी क्या? समायोजन के बारे में सोच रहे हैं कि समायोजन इसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये इस चीज़ पर आप सोचना बंद कर लें। समायोजन करेगी गवर्नमेंट करेगी, इसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, इसके लिए हमें अपना टाइम ख़राब नहीं करना है। हमें ये देखना है कि हमारा पेपर कैसा हुआ है, उसके बाद हमें अपने मेंस की तैयारी में लग जाना है। ठीक है, और कोई व्यक्ति बहुत अधिक हताश ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिन विद्यार्थियों से कभी रीट की परीक्षा पास नहीं हुई, वो लेक्चरर हो गए, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, वो सेकंड ईयर के अध्यापक हो गए, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो आपको यहाँ पर इतनी अधिक समस्या लेने की जरूरत है नहीं, इतना टेंशन नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है। आपको केवल और केवल क्या करनी है? तैयारी करनी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। ये एक हल्का सा आपके लिए पड़ाव है जो हो सकता है कुछ लोगों का पास हो सकता है, कुछ लोग इस पड़ाव से नीचे की ओर आ सकते हैं। तो वो अपना धैर्य ना खोएं, वो अच्छे तरीके से अपने आप को समझाएं और अच्छे तरीके से क्या करें? पढ़ाई करना स्टार्ट करें, क्योंकि ये कोई अंतिम परीक्षा नहीं है। रीट एक नॉर्मल लेवल का एग्जाम है, एक थर्ड ग्रेड की परीक्षा है। इस बात को इस तरीके से आपको समझना है और अच्छे तरीके से आप तैयारी करने को लग जाएं। और यदि किसी को लग रहा है कि मेरा परीक्षा पास हो जाएगा, या किसी को लग रहा है मेरा नहीं भी पास होगा, तब भी वो क्या करे कि वो अपनी तैयारी को बरकरार रखे, कंटिन्यू रखे, इसमें वो बहुत अधिक लोड ना ले, इसके लिए बहुत अधिक परेशान ना हो। ठीक है, तो हम अब आज के बाद मेंस को लेकर के स्टार्ट करेंगे और जो भर्तियां हैं उनको लेकर जो भी बात होंगी आपसे बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। फिलहाल में जाए आप इस वीडियो को देखें, अपने क्वेश्चनों को एक बार देख ले, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। थैंक यू सो मच।